आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ईथर की प्रिपरेशंस और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हम लोगों ने। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल है। बस ये है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा वो। जैसे मान लिया अब कई सारे रिएक्शन ऐसे भी है जिसकी कई कंडीशन पे 2 या 3 कंडीशन पे रिएक्शंस होती है, तो उनके लिए आपको कंडीशंस पे क्या प्रोडक्ट बनता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मान लिया पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन। अब यहाँ पहली रिएक्शन में ही कंडीशन यहाँ पे 2 आ गई। अगर आप हेलोजिनेशन कराएंगे इन डार्क, मतलब अगर अंधेरे में हेलोजिनेशन कराएंगे, तो जब अंधेरे में हेलोजिनेशन कराएंगे तो केवल हॉट ऑक्सीजन के जो बगल वाला कार्बन होता है उस पर केवल क्लोरीन लगेगा। लेकिन अगर आपने ये हेलोजिनेशन कराया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम है अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर, और इसका हमारा नाम है पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। सेकंड रिएक्शन हमारी कंबसन है। कंबसन सिंपल रिएक्शन होती है, इसमें कोई डिफिकल्ट रिएक्शन ये नहीं है। बस क्या करना है आपको, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको आप हीट करेंगे तो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा निकल जाएगा। थर्ड हमारी रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड। तो अगर आप सनलाइट की प्रेजेंस में ईथर की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से, मतलब एयर से कराते हैं, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईथर में जो ऑक्सीजन होता है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो इसका नेचर हो जाएगा एक्सप्लोसिव नेचर। मतलब ये है कि अगर आप जरा से भी इसको हीट दे दे तो ये एक्सप्लोड के साथ विस्फोट करेगा, मतलब इसका नेचर थोड़ा एक्सप्लोसिव हो जाएगा। फोर्थ हमारा रिएक्शन ये है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट। ऑक्सोनियम का मतलब ये है कि ईथर में ऑक्सीजन से कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, कोई इलेक्ट्रोफाइल, और पूरे पॉजिटिव, मतलब उसका कैटायन बन जाए ईथर का, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम। ऑक्सोनियम का मतलब ये है कि ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और ऑक्सीजन में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ भी यही है कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका एक H ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ के ये बना देगा, और बाकी रिमेनिंग जो आयन है वो साथ में इसके अट्रैक्शन में रहेगा। इस पूरे का नाम है डाइएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। वैसे अगर आप इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह अगर आपने HCl ले लिया तो आपका ये बन जाएगा, इसका नाम है डाइएथिल ऑक्सीनियम क्लोराइड। अब हम लोग ईथर पे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। हमारी फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। पता होगा ईथर के पास हमारा ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होते हैं किसी ना किसी को डोनेट करने के लिए। मतलब ईथर जो है उसका ऑक्सीजन एटम एज अ लुईस बेस ट्रीट करता है। अगर आपने BF3 ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड से अगर रिएक्शन कराए तो यहाँ पे जो बोरॉन एटम जो दिख रहा है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है। इसके अगर आउटर मोस्ट सेल में काउंट किया जाए तो 3 इसके होंगे, 3 इसके टोटल 6। ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लॉन पे इलेक्ट्रॉन को इसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, इसलिए बन गया क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हमारा अगली रिएक्शन है रिएक्शन विद HI। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 कंडीशन यहाँ पे है। अगर आपने केवल एलिफेटिक ईथर लिया और एलिफेटिक ईथर की रिएक्शन करा दी कोल्ड हाइड्रोआयोडिक एसिड से, तो कोल्ड से अगर रिएक्शन कराओगे तो आयोडाइड और अल्कोहल दोनों मिलता है। लेकिन इसी एलिफेटिक ईथर की रिएक्शन आप हॉट HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमको केवल और केवल क्या मिलेगा, आयोडाइड मिलेगा, एल्किल आयोडाइड। लेकिन अगर आपने कोई एरोमेटिक ईथर ले लिया और अगर एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन HI से कराओगे तो टेम्परेचर, इतने ही टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, मतलब इसमें कोल्ड और हॉट कंडीशन नहीं होती, इसमें टेम्परेचर इतना देना पड़ेगा आपको और फिनॉल ही बनेगा। मतलब एरोमेटिक ईथर की रिएक्शन केवल यही होती है। अगली हमारी रिएक्शन है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की भी कई टाइप से रिएक्शन है। अगर आपने करा दिया कोई भी प्राइमरी एलिफेटिक ईथर है और अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराई तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ज्यादा होगा, क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब ये है कि वाटर की मात्रा ज्यादा, तो वो वाटर से रिएक्शन करेगा और बना देगा अल्कोहल। आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा और थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर होता है कम, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, तो अब की बार सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा जब कंसंट्रेट आप लेंगे तो मिलेगा क्या, हमारा अल्कोहल मिलेगा और साथ में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड हमारी कंडीशन है
कि अगर आपने कोई टर्शरी ईथर ले लिया, देखिए एक कार्बन में 3 कार्बन जुड़े, टर्शरी ग्रुप है, तो अगर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। मतलब इसका CH3 और इसका H निकल के अल्कोहल फॉर्म निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब अगर आपने टर्शरी लिया है तो पक्का एल्कीन बनना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है PCl5 से रिएक्शन। तो PCl5 से क्या होगा कि इसका ऑक्सीजन ये लेके चला जाएगा, POCl3 निकल जाएगा और जो 2 क्लोरीन इसके बचेंगे वो एक एक इसको मिल जाएंगे और एल्किल क्लोराइड यहाँ पे बना है एथिल क्लोराइड, तो एल्किल क्लोराइड यहाँ पे मिलेगा। तो ईथर की हमेशा ध्यान रखनी है, PCl5 से रिएक्शन कराने पे केवल और केवल POCl3 मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि PCl5 से अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 और HCl दोनों मिलता है और OH की जगह पे Cl लग जाता है, लेकिन यहाँ पे OH है नहीं, तो यहाँ पे केवल ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा POCl3 के फॉर्म में और 2 क्लोरीन आप दोनों एल्किल ग्रुप को डोनेट कर जाएगा।